स्टार्ट की थी। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली कैंसर के बारे में बात करें तो अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला रिस्क फैक्टर है टोबैको। तो टोबैको चूविंग हो या टोबैको स्मोकिंग हो, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होएगा। ऐसे लोग जो टोबैको चूविंग या स्मोकिंग करते हैं उनमें 25 से 30% रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाती है कैंसर की। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं टोबैको के अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो इटसेल्फ उन केमिकल्स की वजह से हमारे को लंग कैंसर या ओरल कैंसर या बक्कल कैंसर, इस तरह की रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके कारण अभी हम देखेंगे कौन कौन से केमिकल्स हैं टोबैको के अंदर। मेन तो निकोटीन है, इसके अलावा और दूसरे जैसे उसको प्रिपेयर करने के लिए केमिकल्स मिक्सअप किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे को कैंसर हो सकता है। फिर दूसरा आपका कारण है कैंसर ससेप्टिबिलिटी सिंड्रोम। ये 5 से 10% रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर आपको इस तरह की डिजीज हो गई है पर्टिकुलरली कि जिसकी वजह से आपको कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक आपकी डिजीज होती है एसजे सिंड्रोम। ये जब डिजीज किसी पर्सन को हो जाती है तो उसके अंदर कैंसर की रिस्क बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी कई तरह की डिजीज होंगी, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर डीएनए एंड आरएनए वायरस। अगर आपको इस तरह की कोई वायरस से रिलेटेड डिजीज हुई है, चाहे वो आरएनए वायरस हो या डीएनए वायरस हो, तो भी वो पेशेंट ससेप्टिबल हो जाता है कैंसर के लिए। फिर इन्फ्लामेशन, पर्टिकुलरली अगर कोई सेल इंजरी या इन्फ्लामेशन होते हैं तो हम जानते हैं बहुत तरह के मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वहां पे, और सेल प्रोलिफरेशन और मैक्रोफेजेज आपके रिलीज होकर के प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं। फिर हमने कहा था कि सेल डैमेज हुई है वो वापस से रिपेयर हो जाती हैं। तो यदि ये रिपेयरिंग में आपका पर्टिकुलरली सेल्स का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होने लग जाए तो भी वो कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर्स रहेगा। तो जनरली अगर हम बात करें, केमिकल्स इसमें और रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो तीन रिस्क हैं, या तो डीएनए आरएनए वायरस की वजह से या इन्फ्लामेशन या केमिकल फैक्टर की वजह से, इसमें 15 से लेकर के 20% तक ये रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर आप उनके कॉन्टेक्ट में चले जाते हैं तो भी कैंसर की रिस्क ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट है डाइटरी फैक्टर्स। जैसे हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। जो लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनके अंदर कैंसर की रिस्क कम होती है एज कंपेयर टू जो इस तरह के एनिमल फूड से रिलेटेड आइटम्स अगर इनटेक करते हैं। ठीक है, तो उस केस में उनके कैंसर की रिस्क ज्यादा होगी। तो नो डाउट हमारी हैबिट कैसी है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, और अगर कोई पर्सन ओबेज हो रहा है तो उसके अंदर रिस्क की ज्यादा होगी कैंसर की एज कंपेयर टू लीन पेशेंट। तो ये कुछ हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब इनको हम डिटेल से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब पहला फैक्टर देखिए टोबैको। चाहे वो टोबैको स्मोकिंग हो या टोबैको चोविंग हो, दोनों ही कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो 1.2 बिलियन स्मोकर्स जो हैं वो वर्ल्ड के अंदर आपके अवेलेबल हैं, और 100 ऑफ मिलियंस जो हैं वो टोबैको यूजर्स हैं जो स्मोकलेस टोबैको यूजर्स हैं। यहाँ स्मोकलेस से क्या मतलब है? जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो तो स्मोकर्स कहलाते हैं। कई लोग जैसे गुटखा खैनी, है ना, इस तरह की चीजें या टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो चूइंग करते हैं। तो जो चूविंग हो रहा है वहां पे स्मोक डेवलप नहीं होती है, इसलिए उसको स्मोकलेस टोबैको यूजर्स उसको बोलेंगे। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है ना, पर्टिकुलरली अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो करीब 1 मिलियन लोगों में कैंसर के कारण जो डेथ हो रही है वो सबसे बड़ा कारण सिगरेट स्मोकिंग। मेनली ये कुछ तरह का कैंसर करेगी, ये लंग कैंसर मेनली डेवलप करती है ना, लंग कैंसर या लंग मैलिग्नेंसी। इसके अलावा भी और दूसरे कैंसर्स इसकी वजह से हो सकते हैं। वो कैंसर्स सिगरेट स्मोकिंग के अलावा करीब 90 टाइप्स के कैंसर जो हैं वो उस पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो लोग स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं, मतलब जैसे गुटखा खैनी
है ना, इस तरह का यूज कर रहे हैं, उनके अंदर 3 टाइप्स के कैंसर की रिस्क होती है, या तो ओरल कैंसर, या बक्कल कैंसर, या जीआईटी कैंसर की रिस्क उनके अंदर ज्यादा होगी। तो अब सिगरेट में ऐसा क्या है बेटा, है ना, सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसमें हम कहते हैं कि बहुत तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और वो केमिकल कंपाउंड कार्सिनोजेनिक है। यहाँ एक वर्ड लिखा गया है, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो कैंसर प्रोड्यूस करें, वो कार्सिनोजेनिक कहलाते हैं। हमारी कई ड्रग्स भी होती हैं जो कार्सिनोजेनिक होती हैं, इसलिए उनको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो जो कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स को हम कार्सिनोजेनिक बोलेंगे। तो यदि आप सिगरेट के अंदर आप देखो तो देखो राइट साइड में एक आपको डायग्राम दिखा रखा है कि सिगरेट के अंदर क्या क्या चीजें यूज की जाती है जब उसको प्रिपेयर किया जाता है। जो बैटरीज के अंदर कैडमियम होता है, उस कैडमियम का उसके अंदर यूज किया जाता है बनाने के लिए। इसके अलावा जो कैंडल का वैक्स होता है, उस वैक्स को यूज करते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल सोलवेंट जैसे टोलुइन जो है ना, वो इसको प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा निकोटीन तो इसके अंदर होता ही है टोबैको के अंदर। कुछ इंसेक्टिसाइड्स और अमोनिया टाइप के केमिकल्स भी उसके अंदर मिलाए जाते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की एक लेयर उसके अंदर डेवलप की जाती है। एक आर्सेनिक का भी यूज किया जाता है, आर्सेनिक इटसेल्फ पॉइजनियस है, ठीक है। और मीथेन, इस गैस का यूज किया जाता है। और लाइटर फ्लूइड्स, ब्यूटेन का यूज किया जाता है ना। पर्टिकुलरली जो लाइटर यूज होता है उसके अंदर ब्यूटेन होता है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, और ये केमिकल्स जब आपकी बॉडी के अंदर जाकर के एक्यूमुलेट होंगे तो वो कार्सिनोजेनिसिटी डेवलप करेंगे या कैंसर प्रोड्यूस करेंगे। तो इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो किस तरह के, जैसे अभी हमने कहा ब्यूटेन है ना, मीथेन है, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो एक तो इसके अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एन नाइट्रोसामीन, एरोमेटिक एमीन्स, एल्डिहाइड, फिनोलिक कंपाउंड, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन्स, और मिसलेनियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कुछ मेटल कंपाउंड्स इसमें और प्रेजेंट होंगे। तो करीब 15 टाइप्स के इस तरह के जो केमिकल्स है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, है ना, या टोबैको चूविंग करते हो, तो वो एक तरह से किस तरह से कार्सिनोजेनेसिस डेवलप करेंगे या कैंसर किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया गया है। सो मैकेनिज्म ऑफ टोबैको कार्सिनोजेनिसिटी। तो देखो कोई पर्सन जब शुरू में स्मोकिंग या निकोटीन एडिक्शन उसको हो जाता है, वो इनिशिएट करता है जब पीना, चाहे वो निकोटीन एडिक्शन मतलब चाहे वो गुटखा, खैनी, इस तरह की चीजें वो खा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है। तो इसमें हम जानते हैं कि सर्टेन टाइप्स के केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और कैंसर प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए ये कार्सिनोजेंस है। तो ये कार्सिनोजेंस आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। लेकिन जब इनिशियल स्टेज होती है तो उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लीवर करता है। तो लीवर क्या काम करता है बेटा, जो ऐसे कंपाउंड जो कि आपकी बॉडी के लिए हजार्डियस होते हैं, लीवर उनको डिफरेंट मेटाबॉलिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर करके उनको बॉडी से एक्सक्रिएट कर देता है। तो इनिशियल स्टेज में तो ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो है वो बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएंगे। लेकिन जब वो पर्सन लगातार कंजप्शन इसका करता रहेगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन प्रोसेस एक्टिवेट होएगा, और वो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन से ये कार्सिनोजेंस जो हैं उसके डीएनए पे हजार्डियस इफेक्ट डालेंगे और उसके डीएनए में इस तरह की सीक्वेंसिंग कर देंगे कि वो पर्सन एडिक्ट हो जाएगा, है ना। तो अब वो नहीं छोड़ सकता है। इस कंडीशंस में जब वो आ जाता है तो वो एक तरह से जब डीएनए के लेवल पे इम्पैक्ट आने लग जाता है तो उसको एक अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है इस तरह के प्रोडक्ट यूज करने की वजह से, है ना। तो उस केस में वो एडिक्टेड हो जाता है। तो अब इस केस में दो केस हैं कि या तो आपकी बॉडी इस डीएनए एडिक्शन को रिपेयर कर लेती है तो वापिस से आपका नॉर्मल डीएनए हो जाता है, आप अभी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमने जब सेल इंजरी पढ़ी थी तो उसमें एक प्रोग्राम पढ़ा था, हमने कहा था कि एपोप्टोसिस क्या होता था। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ जो होती थी, मतलब सेल अपने आप को खुद को किल करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम डेवलप करती थी, तो उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस बोलते थे।
तो जैसे ही डीएनए एडिक्शन होएगा, या तो वो सेल एपोप्टोसिस प्रोसेस से, प्रोग्राम सेल डेथ से अपने आप को वो किल कर लेगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसमें डीएनए में मिसकोडिंग हो गई, तो इसके अंदर जो दो तरह के जीन्स होते हैं, स्पेशली हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, एक तो आरएएस जीन और एक TP53 जीन्स, इसमें म्यूटेशंस हो जाएगा। तो यदि किसी पर्सन में ये आरएएस और TP53 जीन्स का म्यूटेशन हो जाता है, तो उससे जो हमारी सेल की जो नॉर्मल ग्रोथ और कंट्रोल मैकेनिज्म है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। और अभी हमने कहा था यदि एक सेल से दो सेल बन रही है तब तो वो नॉर्मल है, और आपकी एक से ही मान लो 15 या 16 सेल या 1000 सेल बन गई प्रोलिफरेशन होकर के, तो क्या हो जाएगा, वो आपका कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कारण क्या है, आरएएस और TP3 जीन्स में म्यूटेशन होने के वजह से जो हमारा नॉर्मल सेल ग्रोथ मैकेनिज्म है वो एब्सेंट हो जाएगा, और सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट या मल्टीप्लाइड हो जाने लग जाएंगी एबनॉर्मल सीक्वेंस से, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कैंसर डेवलप हो। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जीन है वो आरएएस और TP3 जीन है। दूसरा कारण देखिए, जैसे ही आप स्मोकिंग करते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर कार्सिनोजेंस जाते हैं, शुरू में चांसेस है कि वो बॉडी से लिबरेट हो जाए या एक्सक्रिएट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो एक तो अभी हमने मेटाबॉलिक सिस्टम के थ्रू जो डीएनए में चेंजेस होकर के म्यूटेशंस हो रहा था TP53 में और आरएएस जीन में, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा कि ये जब केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो पर्टिकुलर किसी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ बाइंड करेंगे, और बाइंड कर करके जो हमारे प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स होते हैं, जिनको हम पीके से या एकेटी से डिनोट करते हैं, वो एंजाइम चेंज हो जाते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो एपोप्टोसिस प्रोसेस पढ़ा था उसमें इसका एक इंपॉर्टेंट रोल था कि एपोप्टोसिस जब ज्यादा एक्टिवेट होगा जब इनकी क्वांटिटी प्रोटीन काइनेज की कम होगी। लेकिन अब यहाँ पे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया, इस वजह से एपोप्टोसिस कम हो जाएगा और एंजियोजेनेसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन है वो एबनॉर्मल होएगा, और वो भी फिर कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण अगर आप और देखते हो, जैसे हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ये कार्सिनोजेंस आपकी बॉडी के अंदर जाकर के को कार्सिनोजेंस या ट्यूमर प्रमोटिंग जीन्स के अंदर उनको प्रमोट करेंगे, उन जीन्स को, और उनका मिथाइलेशन कर देंगे। जैसे इनका ट्यूमर प्रमोटर जीन्स जो का मिथाइलेशन होएगा, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, मतलब जो ट्यूमर को सप्रेस करें, जो उसको इंक्रीज करें, वो बढ़ जाएंगे बॉडी में। और जैसे वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होंगे, अगेन एबनॉर्मल ग्रोथ होएगी और उससे पेशेंट को कैंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो अब आपको ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो सीक्वेंस आपने याद कर लिया। बस ये याद रखिए, जब आप इटियोलॉजी लिखेंगे तो उसमें ये लिखना है आपको कि टोबको की वजह से हमारे को किस टाइप के कैंसर हो सकते हैं। ये केमिकल के नाम दे रखे हैं, ये आपको इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरू में जो आपने लिख दिए थे कि भाई एरोमेटिक एमीन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या नाइट्रोसामीन, वो मेनली कंपाउंड्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। इनकी वजह से हमें देखो इतने टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं: लंग, लैरिंग्स, नेजल कैविटी का कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, लीवर का कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ब्लेडर, ल्यूकीमिया हमने पहले ही कहा था, ब्लड कैंसर, एंड कोलन का कैंसर या रेक्टम का कैंसर। तो इतने टाइप्स के कैंसर हमारे को डेवलप हो सकते हैं जब हम कंटिन्यूसली टोबको चुविंग करेंगे, क्योंकि इनके अंदर सर्टेन टाइप्स के पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नाइट्रोसामीन्स होते हैं, जो कई तरह के ट्रिपल एन, डबल एन के या NNAL, इतने टाइप्स के नाइट्रोसामीन्स जो हैं वो आपके पर्टिकुलरली कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये समझ में आ गया बेटा पहला कारण? यस सर।
अब श्रीधर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर। अब दूसरा देखिए बेटा, कैंसर ससेप्टिबल सिंड्रोम, मतलब आपको ऐसी डिजीज हो गई है जिसकी वजह से कैंसर की रिस्क बढ़ गई। तो वो दूसरा रीजन था जिसको हम कैंसर ससेप्टिबल सिंड्रोम या डिजीज बोल रहे थे। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि सम जेनेटिक म्यूटेशंस, यदि हमारे जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाता है, तो अभी हमने देखा था कि वो प्रोट्यूमरोजेनिक पावर उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिस्क ऑफ कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कई जीन्स हैं, और जीन्स हम जानते हैं किससे कंट्रोल होते हैं, हमारे डीएनए से। और डीएनए फिर फाइनली आपका मैसेंजर आरएनए के साथ रिएक्ट करके सर्टेन टाइप्स के प्रोटीन बनाता है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हमारे जीनोमिक सीक्वेंसिंग को रेगुलेट करते हैं, है ना। और फाइनली अभी हमने देखा था कि अगर उनमें चेंजेस होता है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को कैंसर हो जाएगा। तो यदि किसी पर्सन को इस तरह की डिजीज हो गई है ना, जो इन तरह के प्रोटीन के प्रोडक्शन में या डीएनए की सीक्वेंस में या म्यूटेशंस उनके अंदर कर रही है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कैंसर हो सकता है। तो इसको देखो, आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जेनेटिक म्यूटेशंस भी आपका हो सकता है। ये हमारी जर्म लाइन सेल्स हैं, है ना, मेल फीमेल के हिसाब से। हम जानते हैं कि हमारे जो हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो एक तो हमारे को मिलेगा हमारे फादर से, और दूसरा हमारे को जो कोडोन मिलेगा वो मदर से मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे हेरिटेबल जीन्स हो गए। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही स्पोर्डिएक जीन्स भी आपके डेवलप हो जाते हैं। मतलब स्पोर्डिएक का मतलब हो गया कि यदि आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप्स के डिजीज डेवलप हो गई है जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती, तो जब वो डीएनए के लेवल पे सीक्वेंसिंग करती है तो किस तरह से होगा? क्योंकि देखो हम जानते हैं हमारा डीएनए सीक्वेंस इस तरह से हमारा बनेगा। तो अगर ये दोनों, इनमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इन दो में से जो हमारे को पेरेंट्स से मिला है, जो हमारी सेल के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होकर के आपका होएगा, तो किस तरह से चेंजेज होएगा। तो ये हेरिटेबल जीन्स हमारे को इन दोनों में से, या तो ये दोनों के दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये जीन्स प्रेजेंट है, ये तो नॉर्मल सेल की ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब अगर आपको कोई इस तरह की डिजीज हो गई है, स्पोर्डिएक डिजीज, उनमें अगर म्यूटेशंस अगर हो जाता है, ये देखिए आपका यहाँ पे ये जीन्स है, इसमें म्यूटेशंस हो गया डिजीज की वजह से। अभी हमने कहा था कि उनके प्रोटीन लेवल चेंज हो जाते हैं, और इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ये सेम ऐसे का ऐसा है। तो एक जीन में यहाँ म्यूटेशन होकर के चेंज हो गया। तो इस तरह से सोमेटिक म्यूटेशंस होकर के अगर हमारी जो ओल्डर जीन्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो आपको यहाँ पे दिखाए गए, अगर वो इनमें से कोई सा एक जीन एडॉप्ट करता है तो उसकी वजह से हमारे को कैंसर जो है उसकी रिस्क बढ़ जाएगी। तो अभी क्या रिस्क है? देखो मेनली आपका जो रिस्पॉन्सिबल जीन था, है ना, ये हम कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये सेम है। 50% रिस्क जो है वो इसकी वजह से हो रही है। यहाँ देखिए, तो जब ये इसके साथ मर्ज होकर के बनेगा तो इस तरह के, भाई एक इससे आया और एक इससे आया, तो इस तरह का ये सीक्वेंस बना उस सेल के अंदर। तो अगर आपकी सेल इस वाले सीक्वेंस को कट कर देती है, इसका लॉस कर देती है, तो हमारे को कैंसर नहीं होएगा। ये देखो यहाँ पे कोई कैंसर नहीं है। या आपकी सेल में रेप्लिकेशन होकर के इस वाले सीक्वेंस का डबल हो जाए, उसको हम बोलेंगे रीडुप्लीकेशन। तो ऐसे ही सीक्वेंस बना तो भी हमारे को कैंसर की रिस्क नहीं है। तीसरे केस में देखिए, एक तो हमारे को यहां से मिल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली, और दूसरा यहाँ के इसके सीक्वेंस में चेंज होकर के ये प्लस से यहाँ पे ये देखो इस तरह का सिंगल हो गया है, इसको ये इसने डिलीट कर दिया है। तो डिलीशन प्रोसेस से यहाँ पे हमारा सेल के अंदर इस तरह का सीक्वेंसिंग होगा। तो ये जो तीन केस आपको बताए हैं, इन तीन केस में आपको कोई कैंसर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इन तीन केसेस में हमें कोई कैंसर प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर इस जीन का कोडिंग हमारे इसके साथ में हो गई है
तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये क्रॉस वाला था, ये प्लस वाला था, ये क्रॉस वाला और प्लस वाला इसके साथ मिटोटिक रिकमेंडेशन कर करके इस तरह से ये आपका जीन सीक्वेंसिंग होकर के इसमें जीन में चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, तो कैंसर होएगा। जीन कन्वर्जन से ये आपका हो गया है तो हमारे को कैंसर होएगा। और लास्ट वाले केस में देखिए यहाँ पे म्यूटेशन हो गया है तो हमारे को कैंसर होगा। तो एक तरह से हमारे को ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि जब हमारे को कोई डिजीज इस तरह की हो गई है जो हमारे जीन्स के अंदर म्यूटेशंस कर दे, हमारे जीन्स के अंदर म्यूटेशंस कर दे या मिटोटिक रिकॉम्बिनेशंस बनाए, है ना, या जीन कन्वर्जन कर दे, तो उस केस में हमारे को कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे कई जीन्स होते हैं, कई सिंड्रोम होते हैं, आपको सिर्फ उन डिजीज का नाम लिखना है और जीन का नाम लिखना है कि कौन सा जीन चेंज हो जाता है ना। जैसे आपको एक डिजीज है कोर्डेन सिंड्रोम या पुर्ज जैगर सिंड्रोम, इनके अंदर हमारी सेल्स के पीटीईएम और एल के बी वन जीन्स में चेंज हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से जीन में किस डिजीज की वजह से चेंज हो रहा है। कोई दो एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। देन कुछ लोगों को फेमेलियल एडिनोमेटस पोलीपोसिस, जिसको हम एडी डिजीज बोलेंगे, इसके अंदर एपीसी जीन्स में म्यूटेशंस होएगा। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, अगर किसी को एडिसन्स डिजीज है, जैसे एडी लिखा गया है, एडी मतलब एडिसन्स डिजीज, तो उसके अंदर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होएगा। और उसकी वजह से देखो एन से न्यूरो, एफ से फाइब्रो, और एक जीन में चेंज हुआ है तो NF1 जीन के अंदर चेंज होएगा। तो यदि इस तरह का जेनेटिक म्यूटेशंस होता है, आपको डिजीज आपको डेवलप होंगी, तो आपकी बॉडी के अंदर ये जीन्स जो है वो चेंज हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें कैंसर डेवलप होगा। अभी हमने कहा था जब TP53 जीन्स एक्टिवेट हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, तो भी कैंसर हो रहा था। तो ये देखो एक आपको डिजीज होती है ली फ्रूमैनी सिंड्रोम, तो उसकी वजह से भी हमारे को ये जीन एक्सप्रेस हो जाएगा जिससे कैंसर डेवलप होएगा। तो आपको सिर्फ कोई दो या तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे आप इसको रख सकते हो कि ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम, ये एक हेरिडेटरी सिंड्रोम है जो कि BRCA और BRCA2 इन जीन्स में म्यूटेशन कर देती है और 85% रिस्क उनके अंदर बढ़ जाएगी। अभी हमने कहा था यदि किसी को एडिशंस डिजीज हो रही है तो NF1 जीन्स में म्यूटेशन होएगा और उसकी वजह से हमारे को कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो कोई दो आप एग्जाम्पल्स इसके अंदर याद रख सकते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो ये कुछ आपको और एग्जांपल्स बता रखे हैं। ये देखो कैंसरियस मास आपको दिखा रखा है राइट साइड में। ठीक है, तो जैसे पोस्टेलो सिंड्रोम अभी आपको बताया था, उसके अंदर HRA से जीन में चेंजेज होता है। पेपिलरी रिनेल कैंसर्स के केस में MET जीन्स का एक्सप्रेशन हो जाता है। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेसिया टाइप 2 के अंदर RET जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है। हेरिडिएटरी GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर के अंदर KIT जीन्स के अंदर चेंजेस हो जाएगा। तो जैसे ये जेनेटिक म्यूटेशन होएगा तो हमारे को डिजीज डेवलप होने की रिस्क रहेगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कैंसर इज आल्सो दूसरा कारण हो गया। आपको कोई दो एग्जांपल देके के समझाना है कि यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई सर्टेन इस टाइप की डिजीज डेवलप हो गई है तो उसकी वजह से भी हमारा जेनेटिक म्यूटेशन होएगा और हमारे को कैंसर हो सकता है। एक बेस्ट एग्जांपल एडिसन्स डिजीज हमने बताया। ठीक है बेटा? अरे यस यस सर। या नो? अब आगे देखिए यस DNA सर। वायरस एंड RNA वायरस। अब अगर आपको कोई इस तरह की डिजीज हो गई है जो वायरस की वजह से हो सकती है, वायरस हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक DNA वायरस और एक RNA वायरस, मतलब उसके सीक्वेंस में DNA सीक्वेंस है या RNA सीक्वेंस ही है केवल। तो ये कुछ डिजीज के एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, जैसे हिपेडोना वायरस, पेपिलोना वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, कैपोसी सर्कोमा हर्पीज वायरस, ह्यूमन पोलिमो वायरस। ये कुछ वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको इन वायरस की वजह से कोई डिजीज डेवलप होती है तो हमारे को
ये सारे जो पहले दिखाए गए थे वो डीएनए वायरस थे। अब आरएनए वायरस, जैसे रेट्रो वायरस, है ना, जैसे कि आप जानते हो एड्स जो है वो आपका एक रेट्रो वायरस है। एड्स आपकी जो डिजीज हो रही है वो एचआईवी की वजह से होती है, और एचआईवी जो है वो एक रेट्रो वायरस है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वी वायरस। इसी तरह से HTLV1, HTLV2, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी आरएनए वायरस है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है बेटा आरएनए डीएनए वायरस में? आरएनए वायरस के अंदर ये वायरस जो होंगे वो केवल एक आरएनए सीक्वेंसिंग रखेंगे, और ये हमारे होस्ट सेल का एक आरएनए टेकअप कर करके अपना खुद का फिर डीएनए बनाएंगे, जिसको हम वायरल डीएनए बोलेंगे, है ना। वहां जाकर के इनका रेप्लिकेशन और मल्टीप्लीकेशन होएगा। तो ये आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है HTLV वायरस का, ये होता है, उसमें स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये समझाया गया। देखो यहाँ पे केवल एक आरएनए स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट है, उसको कवरिंग के लिए कैप्सिड लेयर होती है, फिर उसके बाद में एक लिपिड की मेम्ब्रेन लेयर होएगी, और आउटर साइड में उसमें कुछ प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जो GP4 और GP120 के फॉर्म में होंगे। और ये स्पाइक प्रोटीन जब अटैच होते हैं हमारी सेल से, तो ये उसको हेल्प करते हैं वो सेल के अंदर इंट्रैप होकर के अंदर चले जाए। ठीक है, उसमें इन स्पाइक प्रोटीन्स का रोल होता है। जैसे अभी आप कोविड देख रहे हो तो उसमें भी इसी तरह का वायरस आपको दिखाया जाता है। ठीक है बेटा। यस। तो अब देखो, यदि आपको इस तरह की डिजीज आपको डेवलप हो गई, तो उसकी वजह से सर्टेन टाइप्स के कैंसर डेवलप हो सकते हैं। तो अब ये पहले तो हम बात करें कि पर्टिकुलरली किस तरह का कैंसर डेवलप हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा था कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एक आपका आरएनए वायरस की वजह से होता है। अगर किसी को इस तरह की डिजीज डेवलप हो गई है तो उसके केस में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब लीवर कैंसर की रिस्क उसको डेवलप हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर किसी को एड्स हुआ है, HIV इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में उसको लिम्फोमा, लिम्फोमा मैंने आपको पहले बताया था सोलिड ट्यूमर, ये आपको हो सकता है। पल्मोनरी इफ्यूजन्स, इस टाइप का कैंसर आपको हो सकता है, मतलब लंग्स से रिलेटेड। एंड कैपोसी सर्कोमा, इस तरह का कैंसर आपको हो सकता है। तो आपको कोई दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दे के बताना है कि एक रिस्क फैक्टर में ये भी हो सकता है कि यदि हमारे को कोई वायरल डिजीज हो गई है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हेपेटाइटिस बी या एड्स, तो उसकी वजह से भी कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ सकती है या इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है इन्फ्लामेशन। हम जानते हैं जब किसी सेल में इंजरी होती है, उसके बाद बहुत तरह के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और वो मीडिएटर्स रिलीज होने के बाद फिर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस सेल्स वहां पे एक्टिवेट होती है, और वो उस इन्फ्लामेशन को रिपेयर कर करके, उस सेल इंजरी को रिपेयर करके हील कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर ये हीलिंग नहीं हो पाता है तो देर में बी ए चांसेस दैट दीज सेल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कैंसरियस सेल्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए, है ना। देखो कैंसर और इन्फ्लामेशन, ये दो चीजों में आपको एक तराजू दिखाई गई है कि इन्फ्लामेशन जब आपको होता है तो हमने हमने कहा था कि एक्यूट और क्रोनिक दो तरह के इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमने कहा था कि बहुत तरह के मीडिएटर्स रिलीज होते थे, जैसे इंटरल्यूकिन, INF, इंटरफिरोन अल्फा बीटा गामा, फिर एंटी एंजियोजेनिक कीमोकाइनिन्स, है ना, ये और मैक्रोफेजेस सेल्स आपकी एक्टिवेट होती थी। इसी तरह से जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता था तो हमने कहा था कि सर्टेन टाइप्स के कीमोकाइनिन्स और प्रो एंजियोजेनिक कीमोकाइनिन्स रिलीज होते थे, जिसमें इंटरल्यूकिन फर्स्ट हो सकता था, CSFL, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 23, इनका एक्टिवेशन होता था। तो ये क्या होना चाहिए था, जनरली इन्फ्लामेशन जब होता है तो ये मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और फिर बाद में उस सेल के अंदर इन्फ्लामेशन को रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए, ये सर्टेन टाइप्स के मैक्रोफेजेस सेल्स वहां पे एक्टिवेटेड होती है। ठीक है, तो यदि ये हील हो जाता है तब तो ओके, और अगर हील नहीं हो पाता है तो बाद में ये क्या काम करेंगे, सर्टेन टाइप्स के कार्सिनोजेनेसिस और ट्यूमर प्रोमोटिंग या ट्यूमर ग्रोथ प्रोमोटिंग
फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमारे को कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। तो चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, है ना, दोनों के केसेज में हमारे को कैंसर की रिस्क हो सकती है, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में हमारे को रिस्क ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कुछ डिजीज आपको होती हैं। यदि आपको इस तरह की इन्फ्लामेटरी डिजीज हो रही है तो कौन कौन से आपके कैंसर हो सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, एसजे ऑर्गन सिंड्रोम, ये डिजीज क्या होती है, जीरो स्ट्रीमिया, है ना। जीरो स्टीमिया क्या है, जैसे कई लोगों को क्या है, सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशंस कम रिलीज होने लग जाता है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि जनरली कि उनका ड्राइनेस ऑफ माउथ उनको डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से अगर इस तरह की डिजीज अगर डेवलप हो गई है तो ये एक इंफ्लेमेटरी कंडीशंस है। या थायरोडाइडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उस केस में पेशेंट को लिम्फोमाज या म्यूकोसल लिम्फोमाज, मतलब ओरल केविटी से रिलेटेड कैंसर उसको डेवलप हो सकता है। फिर रिफ्लेक्स ईसोफेगाइटिस, मतलब ईसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उस केस में ईसोफेगियल कार्सिनोमा, इस तरह की रिस्क हो सकती है। फिर सिस्टाइटिस, ये नाम आपने सुना होगा, तो इसकी वजह से ब्लैडर कार्सिनोमा की रिस्क हमारे को बढ़ सकती है। देन आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसकी वजह से कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के डेवलपमेंट के चांसेस हो सकते हैं। अभी हमने कहा था कि हेपेटाइटिस हो रहा है, उसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो गया है, और जब लीवर सिरोसिस होता है तो उसकी वजह से हमारे को लीवर कैंसर, जिसको हम हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा बोलते हैं, वो आपका हो सकता है। तो ये अब इनके कारण दिए गए हैं, इधर इटियोलॉजिकल एजेंट्स दिए गए हैं कि किन की वजह से ये डिजीज होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन। जैसे हम जानते हैं कि लीवर सिरोसिस कब होगा, जब पेशेंट अल्कोहल इंटेक ज्यादा करेगा, है ना, और अल्कोहल इंटेक करने से उसको लीवर सिरोसिस होएगा, और उसकी वजह से फिर उसको हिपेटिक कैंसर की रिस्क हो जाएगी। इसी तरह से रिफ्लेक्स ईसोफेगाइटिस कब होता है, या तो गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा सिक्रेट हो गया है, या पेशेंट अल्कोहल इंटेक ज्यादा कर रहा है, या स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, तो उसको रिफ्लेक्स ईसोफेगाइटिस होएगा, और उसकी वजह से ईसोफेगल का कार्सिनोमा डेवलप होएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। यस सर। तो ये हो गया कि डिजीज एसोसिएटेड कैंसर्स भी आपको हो सकते हैं। और भी जैसे आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, इस वायरस की वजह से हमारे को हेपेटाइटिस होता है, जिसकी वजह से हिपेटोकार्सिनोमा या हिपेटिक कैंसर की रिस्क हो सकती है। अभी हमने कहा था एचआईवी वायरस होता है, उसकी वजह से पेशेंट को एड्स होएगा, और एड्स की वजह से इन टाइप्स के कैंसर्स जो हैं, सरकोमा टाइप्स के, है ना, या इस तरह के किडनी सिंड्रोम्स या किडनी सरकोमा या किडनी कैंसर्स की रिस्क हो सकती है। कई लोगों को वार्ट्स हो जाता है, वार्ट्स मतलब जैसे गांठें पड़ जाती है पैरों में, जिसको हम आर्टन बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से स्किन कैंसर की रिस्क को बढ़ाएगा। तो आपको कोई 2 या 3 डिजीज का एग्जांपल दे करके उसको समझाना है कि ये एसोसिएटेड रिस्क है। तो कैंसर जो है वो आल्सो रिलेटेड हो सकती है कि इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्टियस डिजीज के साथ में भी एसोसिएटेड हो सकती है। तो अभी देखो कैसे हो रहा था, अभी हमने कहा था इन्फ्लामेशन जब भी होता है तो इन्फ्लामेशन के अंदर बहुत तरह की मैक्रोफेजेज जो हैं, जैसे ये एंडोथेलियल से बहुत तरह की मैक्रोफेजेज सेल्स आपकी रिलीज हो रही थी, ये मैक्रोफेजेज आपकी रिलीज हुई थी, और इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन यहाँ पे दिखाया गया है 23, है ना, ये एक्टिवेट होते थे। और फिर वो क्या करते थे, उस इन्फ्लामेशन को ठीक करते थे, टिश्यू रिमॉडलिंग कर करके उसको रिपेयर करते थे, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होकर के एपिथेलियल सेल्स को एक तरह से वापस से रिपेयर कर देते थे। हमने कहा था कि कोलाजन्स और मैट्रिक्स बनते थे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया सेल को ठीक करने के लिए। जब भी कोई लोकल इन्फ्लामेशन होएगा तो इस तरह की रिपेयरिंग और डैमेज प्रोसेस एक्टिवेट होएगा। लेकिन अगर इन साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, है ना, ये जनरली प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन थे, जिसमें इंटरल्यूकिन 6, 1, टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 8, वेस्कुलर एंडोथेलियल डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के एक्यूमुलेट होकर के इन्फ्लामेशन तो करेंगे ही,
साथ में वहां जो सेल है, एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर है, उसके अंदर देखो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया है, हीलिंग उसको कर रहा है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो गया है जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एंजियोजेनेसिस और इन्फ्लामेशन जब भी हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट होगा और लॉन्ग टाइम तक इस तरह के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते रहेंगे, तो वो एक्चुअली ट्यूमर को प्रमोट करेंगे या कैंसर को प्रमोट करेंगे। आ गया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। अब कुछ केमिकल्स हैं, उनके बारे में हम देख ही चुके हैं कि कुछ तो हमारे को सिगरेट के अंदर या फिर टोबैको प्रोडक्शंस के अंदर ही थे इस तरह के केमिकल्स जो कैंसर कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, सिलिका, कोलतार। तो इसकी वजह से हमारे को लंग कैंसर या प्लूरल कैंसर हो सकता है। तो ये चीजें कहाँ से आती हैं बेटा? जो हम डे टू डे चीजों में यूज करते हैं, जैसे माइनिंग हो रही है आपके आसपास, है ना, या पेंटिंग का काम होता है, तो पेंट्स के अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं, है ना, या आपको सड़क वगैरह बन रही है या कोल की खाने हैं, तो उन सब के अंदर इस तरह के केमिकल्स होंगे। ये केमिकल्स लंग और प्लूरल कैंसर को डेवलप करेंगे। इसी तरह से एक और हम देख सकते हैं, जैसे आपकी जो शू प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरर होते हैं या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, यदि आपके नियर बाई साइड पे हैं जहां पे आप रह रहे हैं, तो इनसे जो शू प्रोडक्शंस और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग जिस कंपनी में होती है, वहां से जो आपकी फ्यूम्स निकलेंगी, वो एक तरह से निकल और एल्कोहलिक कंपाउंड्स यूज करते हैं, तो वो फ्यूम्स आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और उसकी वजह से हमारे को ओरल कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कैंसर्स हैं, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, वो साल्टेड या पिकल्ड फूड या स्मोक की वजह से हो सकता है। कोलन कैंसर या जीआईटी का कैंसर जो है वो एमीन्स, हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स या एस्बेस्टोस की वजह से हो सकता है। लीवर कैंसर जो है वो विनाइल क्लोराइड की वजह से या अल्कोहल इंटेक की वजह से हमारे को हो सकता है, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ कैंसर्स हैं जो सर्टेन केमिकल्स इंटेक की वजह से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब हो गया कि आजकल जैसे हम कह रहे हैं कि भाई कोरोना अगर किसी को हुआ है तो पहले एक्सरे करा करके फिर वो सीटी स्कैन कराए। ठीक है, तो डे टू डे बेसिस पे हम जानते हैं कि हमारे को बहुत तरह की डिजीज होती हैं। जब हम उन डिजीज को आइडेंटिफाई या डायग्नोज करते हैं, तो उसके लिए हम कई तरह की रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, है ना। तो जितना हम इन रेज के पास में जाएंगे, हमारी बॉडी उतनी सेंसिटिव है, वहां पे हमारे को रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाएगी। इसीलिए तो आप देखते हो जब एक्सरे का रूम होता है वो पूरा एक तरह से फुली पैक है, उसमें किसी दूसरे आदमी को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि उसको भी नुकसान होता है। ठीक है, इवन जो एक्सरे खींच रहा है उसको भी एक मेटेलिक वो बनाया जाता है चैम्बर, उसके अंदर बैठ करके वो बटन वगैरह पुश करता है ताकि एक्सरे जब निकले तो उसके ऊपर हजार्डियस इफेक्ट नहीं है। तो ये जितनी भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, यूवी रेज हैं, या माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशंस हैं, या नैनो पार्टिकल्स की रेडिएशंस हैं, ये सब कैंसर प्रोड्यूसिंग। आज हम बहुत सारे लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, ये लोग कहते भी है कि भाई जो आपका मोबाइल टावर्स होते हैं उनके आसपास नियर बाई लोग जो रहते हैं, क्योंकि वहां से सर्टेन टाइप्स की वेव्स निकलती हैं, और वे वेव्स जब एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग नियर बाई एनवायरनमेंट में पहुंचती है, तो वहां उनकी एक तरह से, अभी जैसे 5G के ऊपर काफी चल रहा है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, और उसके नियर बाई साइड में रहने वाले लोगों को कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। तो मोबाइल फोन यूजर्स, उनके लिए भी आपका ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है कि उनके अंदर भी कैंसर आपका हो सकता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स में, जैसे आपने हिरोशिमा और नागासाकी का बोम्बार्डमेंट देखा ही होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब आपका वहां पे पुट किया गया था। एक कार्बोनिल एक्सीडेंट हमारे इंडिया में भी हुआ था, आपको शायद याद नहीं होगा, 1985-90 के आसपास
भोपाल के अंदर कांड हुआ था, वहां पे कार्बोनिल जो कार्बन डाइसल्फाइड गैस है वो वहां से प्रोडक्शन लीक आउट हो गया था। उसकी वजह से भी हमारे इस तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे और वो कैंसर डेवलप करेंगे। देखो आज तक भी जो नागासाकी हिरोशिमा है, वहां पे जो लोग आ रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, नए स्पीसीज या पर्सन्स डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर आज तक कैंसर की रिस्क डेवलप हो रही है। इवन भोपाल के अंदर भी जो फैमिलीज अफेक्टेड हुई थी, उनमें आज तक जो नए जनरेशन आ रही हैं उसमें कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके अंदर सर्टेन टाइप्स की रेज है, और वो रेज यूवी रेज स्पेशली या आईआर रेज आपकी जो है वो बॉडी के अंदर जब जाती हैं तो उसकी वजह से उन सर्टेन वेवलेंथ, जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ आपकी है, वो बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप्स के कैंसर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज दो तरह की है, यूवीए और यूवीबी, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। तो जब अल्ट्रावायलेट ए रेज हमारी स्किन के अंदर जाती है तो हमारे को स्किन कैंसर की रिस्क जो है वो डेवलप हो जाती है। इसी तरह से ये तो ए तो हो गया लॉन्गर वेवलेंथ, इसी का जो बी है वो शॉर्टर वेवलेंथ है। जब वो बॉडी के अंदर जाएगी तो अगेन वो कैंसर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्किन कैंसर हो, वो दूसरे टाइप के कैंसर हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, एक ओजोन लेयर होती है, वो ओजोन लेयर इन रेज को सन से आने से रोकती है। तो अभी हम जानते हैं कि हम जो अभी तो हालांकि फ्रिज और एसी के अंदर जो आपके सर्टेन टाइप्स के जो केमिकल्स यूज कर रहे थे जिससे ओजोन लेयर का डेप्लीशन हो रहा था, वो अब आजकल तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले काफी यूज हुआ, उसकी वजह से ओजोन लेयर में डेप्लीशन हो गया, और उसकी वजह से ये यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ तक आ रही हैं, और जब वो हमारे ऊपर भी गिरेंगी तो हमारे को भी इस तरह के स्किन कैंसर या दूसरे कैंसर की रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखो मोबाइल फोन, ये एक बहुत बड़ा कारण दिखाया गया है ना, क्योंकि आप मोबाइल फोन के कांटेक्ट में ज्यादा रह रहे हैं, या किसी मोबाइल रडार के, या जिसको अपन बोलते हैं कि मोबाइल टावर जो है, या कोई इस तरह के मेडिकल डिवाइसेज जैसे सीटी स्कैन वगैरह करा रहे हो या एमआरआई करा रहे हो, उन डिवाइस के कांटेक्ट में जब आप जाओगे तो इनसे सर्टेन टाइप्स के या आपकी रेज निकलेंगी, और वो जब आपकी बॉडी के अंदर एमिट होंगी ये रेडिएशंस, तो वो सर्टेन टाइप्स के कैंसर्स डेवलप करेंगे। ये आपके डिवाइस दिखा रखे हैं, देखो जो सार आपकी डिवाइस है कि किस तरह का आपका मोबाइल फोन है तो उससे कितनी रेज ये निकल रही। यहाँ पे देखिए ब्लैकबेरी और एप्पल है ना, उनसे जो रेज आपकी क्वांटिटी निकल रही है वो इतनी क्वांटिटी में। ठीक है, तो वो एक तरह से काफी हजार्डियस है हमारी बॉडी के लिए। इवन ब्लूटूथ डिवाइस जो आप यूज करते हो उससे भी रेज निकल रही, जो वाईफाई रूटर है उससे भी निकल रही। तो ये जब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी तो कैंसर प्रोड्यूस करेंगी, सर्टेन टाइप्स के कैंसर्स की रिस्क इससे भी होगी। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। फिर डाइट, डाइट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा। अभी हमने स्टार्ट में ही कहा था कि हमारा फूड के दो पोर्शंस हो सकते हैं, है ना, कुछ वेजिटेरियंस है कुछ नॉन वेजिटेरियंस है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने कहा था जैसे कई लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, जो हमारे एक तरह से पर्टिकुलरली बात करें तो उसकी वजह से पेशेंट को लीवर कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग जो कि प्रोटीन डाइट ज्यादा इंटेक करते हैं, है ना, इस तरह का फूड ज्यादा ले रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन डाइट इंटेक ज्यादा है, तो हम जानते हैं कि हमारा डीएनए आरएनए भी प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है ना, वो एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग से ही बनता है, और वो डीएनए के अंदर म्यूटेशंस करेगा जिससे भी आपको रिस्क रहेगा कैंसर का। तो जो लोग ज्यादा फैट डाइट इंटेक कर रहे हैं उनके अंदर देखो ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एंडोमेट्रियम कैंसर की रिस्क हो जाती है। अभी हमने कहा था प्रोटीन डाइट ज्यादा इंटेक करते हैं तो सबसे ज्यादा मीट के अंदर होता है प्रोटीन, तो जो लोग रेड मीट इंटेक करते हैं उनके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क, मतलब कोलन के कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग वेजिटेबल्स के ऊपर हैं, है ना, उनके अंदर इस तरह के कैंसर की रिस्क कम होती है। तो देखो कहीं ना कहीं जब आप डाइट इस तरह की लेते हैं जो एनवायरनमेंट से आपको मिल रही है, अल्कोहल इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, तो फाइनली अल्कोहल भी किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर जाके कन्वर्ट होता है। ये एसिटाल्डिहाइड या तो एसीटेट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाए,
या ये एसिटाल्डिहाइड क्या काम करता है, हमारे डीएनए के जाकर के उसको डैमेज करेगा, उसकी क्रॉस लिंकिंग के इंटरस्टैंडिंग लिंकिंग है उसको डैमेज करेगा। तो या तो चांस ये हो सकता है कि डीएनए रिपेयर आपका हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो उस केस में पेशेंट को बोन मैरो फेलियर हो सकता है, कैंसर की रिस्क हो सकती है, और सर्टेन टाइप्स के फीटल या अल्कोहलिक सिंड्रोम्स या डिफेक्ट आपके डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे को जो डाइट है उसके ऊपर स्पेशली ध्यान देना है कि इस तरह की डाइट इंटेक हम ज्यादा करें, है ना, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो ज्यादा हो। ठीक है, अगर प्रोटीनियस डाइट हम ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं या फैट डाइट ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उस केस के अंदर हमारे को इस तरह के कैंसर की रिस्क ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो जब आप प्रोटीनियस या इस तरह के, जैसे आप मीट ले रहे हो, ये जैसे मीट है, ठीक है बेटा, जब मीट है वो हमारा क्या काम करता है, एक तरह से एनाबॉलिक हार्मोन के प्रोडक्शन को चेंज करता है। और वो जैसे ही एनाबॉलिक हार्मोन्स का लेवल का प्रोडक्शन चेंज होगा उसकी वजह से हमारे को क्या काम होएगा, पर्टिकुलरली हार्मोन की डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से हमारे को कैंसर हो सकता है। तो यदि आप रेगुलरली मीट इंटेक कर रहे हो तो अभी हमने आपको कहा ही था कि देयर इज ए चांसेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, इस तरह के रिस्क हमारे को बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डाइट एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ये देखिए फ्रूट और वेजिटेबल्स, है ना, ये कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। क्यों प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं और कैरोटीनोइड्स होते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनोइड्स होते हैं ये कैंसर की ग्रोथ या कैंसरियस सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं। इस वजह से जो वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर कैंसर की रिस्क कम होती है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। समझ में आ गया बेटा? Yes, यस sir. सर। तो इसलिए आप अपने फूड को इस तरह का बनाएं जिसके अंदर वेजिटेरियन फूड्स आपका ज्यादा हो एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन। फिर ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी, हम जानते हैं कि जैसे ही हम ओवरवेट होते हैं उस ओवरवेट की वजह से जो हार्मोनल चेंजेज है उसकी वजह से होता है। तो जैसे ही ओवरवेट होंगे देखो यहाँ एस्ट्रोजन लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क होगी। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के अंदर ही है, ये मेंस के अंदर भी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये हार्मोन्स ज्यादा डिसबैलेंस होते हैं वुमेन के अंदर, इसलिए उनके अंदर ज्यादा रिस्क होती है एज कंपेयर टू मैन। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं तो हम जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं फैट कंस्टिट्यूएंट कम होएगा, हमारा हार्मोनल बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड रहेगा, उससे हमारे को इस तरह की कैंसर की रिस्क कम रहेगी। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी और हार्मोनल और ओबेसिटी ये एक तरह से कंट्रोल करते हैं, है ना। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, ओबेसिटी को कम करें, तो उस पेशेंट के अंदर कैंसर की रिस्क ज्यादा होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ओबेज पेशेंट और जो फिजिकली इनएक्टिव है उन पेशेंट के अंदर। तो ये आपको दिखाया गया है कि डेली बेसिस पे आप अपना वेट रिड्यूस करें, है ना। जैसे आप जो टीवी वगैरह देख रहे हो उसके टाइम में आप खाना खा रहे हो, या कंप्यूटर गेम्स कम से कम खेलना चाहिए, ये सब चीजें आपको कम से कम करें। फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स या गेम्स इस तरह के खेल लें जिससे आपकी बॉडी का फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, उससे वेट आपका इंक्रीज नहीं होगा, और वेट इंक्रीज नहीं होगा तो हार्मोनल लेवल चेंजेस नहीं होंगे, उससे हमारे को इस तरह के कैंसर की रिस्क नहीं होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए या रिस्क फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से हमारे को कैंसर डेवलप होता है। ओके, Yes, sir. यस सर। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर, कि कैंसर किस तरह से डेवलप होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डेवलप हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क फैक्टर में तो आपको नाम लिखने हैं दो दो, जैसे एग्जांपल्स आपको बताए हैं, वो तो इटियोलॉजी हो गई, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर है उसको हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है मोलिकुलर पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। अभी हमने कहा कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हमारे को कैंसर होता है, तो इसमें हम जीन्स म्यूटेशंस के थ्रू जो कैंसर डेवलप हो रहा है उसके बारे में पढ़ें।
दूसरा है केमिकल कार्सिनोजेंस। अभी हमने कहा था कि सर्टेन केमिकल्स यदि हम इनटेक करते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक होते हैं और उसकी वजह से हमारे को कैंसर प्रोड्यूस होता है। तो किस तरह से उसकी सीक्वेंसिंग होगी या उन केमिकल्स की वजह से कैसे हमारी बॉडी में जाके वो कैंसर डेवलप करेंगे, वो इसमें हम देखेंगे। फिर अभी हमने देखा था रेडिएशंस, है ना, यूवी रेडिएशन जैसे एग्जांपल था, या एक्सरे, या फिर आपके मोबाइल फोन की जो रेज हैं, या फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं उनके बारे में देखेंगे। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस एंड वायरल ऑन्कोजेनेसिस। अभी हमने कहा था वायरस की वजह से भी आपको इस तरह की डिजीज है तो आपको कैंसर हो सकता है। ऑन्कोजेनेसिस मतलब जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, या अगर आपकी बॉडी में इस तरह के बायोलॉजिकल थिंग्स चली गई हैं जो कैंसर प्रोड्यूस कर रही हैं, तो सबका मैकेनिज्म अलग अलग होगा, वो हम इंडिविजुअली इसमें देखेंगे। तो अब पहला है जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ कैंसर, कि हमारे जेनेटिक म्यूटेशन से कैंसर किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो ये आपको दिखाया गया है कि मोलिकुलर पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर में जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से किस तरह से कैंसर होता है। तो अब इसमें देखिए बेटा, जैसे अभी हमने कहा कि ये नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी की, जो आपको यहाँ पे दिखा रखी है। इस नॉर्मल सेल के अंदर यदि हम देखते हैं तो जैसे ही नॉर्मल सेल कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट के कांटेक्ट में जाती है। अब कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स या ऐसी चीजें जो कैंसर प्रोड्यूस करें। तो जब आपकी बॉडी ऐसे कार्सिनोजन के कांटेक्ट में जाएगी, चाहे वो कोई केमिकल हो या कोई रेडिएशन हो या कोई वायरस हो, ठीक है, तो उनकी वजह से इस सेल के जो डीएनए है ना, उस डीएनए में डैमेज हुए। तो जैसे ही आपकी बॉडी कोई केमिकल, रेडिएशन या वायरस के कांटेक्ट में आती है और अगर वो कार्सिनोजेनिक है तो वो सबसे पहले उसके डीएनए को डैमेज करेगा, और डीएनए डैमेज कर करके उसके जीन्स के अंदर एपोप्टोसिस प्रोग्राम स्टार्ट कर देगा। सो इट अफेक्ट जीन एपोप्टोसिस। हमने कहा था धीरे धीरे जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है वो तो एपोप्टोसिस होता है, लेकिन अगर जीन्स के अंदर एपोप्टोसिस हो गया है तो अब यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशंस यहाँ पे हो गया है। देखो उसके जीन्स में चेंजेज हो गया, इसके अंदर सीक्वेंस न्यूक्लियस में देखिए, यहाँ देखिए, दोनों में चेंज आ गया है। तो ये जो सेल बनेगी ये म्यूटेटेड सेल्स कहलाएगी, कि इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हो गया। जैसे ये जेनेटिक म्यूटेशंस होएगा, ये क्या काम करेगा? ये तीन चीजें करेगा इस सेल के अंदर। एक तो इसके अंदर ओन्कोजिन्स का एक्टिवेशन कर देगा। ओन्कोजिन्स क्या होंगे बेटा? ऐसे जीन्स जो कैंसर प्रोड्यूस करें, वो जीन्स इनके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी सेल में दोनों तरह के जीन्स होते हैं, ओन्कोजिन्स भी होते हैं और एंटी ओन्कोजिन्स भी होते हैं। तो ओन्कोजिन्स तो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएं और जो एंटी ओन्कोजिन्स हैं वो आपके इनएक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर एपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन्स। आयुष कितनी बजे आया है बेटा आज? आज क्लास को चलते हुए अभी 1 घंटा हो चुका है, तू 10 बजे आ रहा है, कल बताया था ना बेटा। सॉरी सर, भूल गया। तो ये देखो, आपका जैसे ही हमारा इस तरह का डीएनए डैमेज होगा तो इस डीएनए डैमेज की वजह से जो ओन्कोजिन्स हैं वो तो एक्टिवेट हो जाएंगे और एंटी ओन्कोजिन्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इवन जो एपोप्टोसिस रेगुलेटिंग जीन्स हैं उनमें चेंजेज आएगा, जिसकी वजह से ये जो म्यूटेटेड सेल्स है ये कैंसरियस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट होएगी, यहाँ सेल प्रोलिफरेशन और सेल मल्टीप्लीकेशन बहुत तेज स्पीड से बढ़ेगा। तो यहाँ एक सेल से देखो कई मल्टीप्लाइड सेल्स हो जाएंगी, तो ये आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्यूमर या कैंसर की ग्रोथ होगी पहले मैकेनिज्म से, जिसको हम जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ कैंसर बोलेंगे, कि किस तरह से जीन्स के लेवल पे अगर चेंजेज आते हैं तो हमारे को कैंसर डेवलप होएगा। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो
अभी हमने इसमें क्या देखा कि जनरली जो नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है उसके अंदर 4 जीन्स जो हैं वो एक तरह से रेगुलेट करते हैं कि सेल नॉर्मली ग्रो करेगी या कैंसरियस फॉर्म में ग्रो करेगी। तो क्या होना चाहिए, एक तो हमें हमने कहा कि ओन्कोजिन्स होते हैं, तो ओन्कोजिन्स तो क्या होने चाहिए, हमारे सेल्स के अंदर कम होने चाहिए और एंटी ओन्कोजिन्स ज्यादा एक्टिवेट होने चाहिए। अगर ये है तब तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर कोई इस तरह के केमिकल्स या रेडिएशंस इनको तो सप्रेस कर दे, इनको तो बढ़ा दे एंटी ओन्कोजिन्स को, और प्रोटो ओन्कोजिन्स के ग्रोथ प्रमोटिंग कर दे, तो इनका एक्टिवेशन हो जाए और इनकी क्वांटिटी कम हो जाए तो पेशेंट के अंदर कैंसर की रिस्क बढ़ जाएगी। अभी हमने कहा था कि इसकी वजह से डीएनए रिपेयरिंग जीन्स में चेंजेज होता है और अपोप्टोसिस रेगुलेटरिंग जीन्स में चेंज होएगा, जैसा कि अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा है। तो जब भी कोई सेल्स के अंदर इस तरह की प्रोग्राम्स आपका इनिशिएशन होएगा, मतलब कैंसर के अंदर कन्वर्ट होएगी कोई सेल्स, तो उसमें क्या होएगा, इस तरह के ओन्कोजिन्स तो बढ़ जाएंगे और जो इनको सप्रेस कर रहे थे, जिसको हम एंटी ओन्कोजिन्स बोल रहे थे, है ना, उनका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। जो एपोप्टोसिस रेगुलेटरिंग जीन्स है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और डीएनए रिपेयर जीन्स जो है वो फेल हो जाएंगे। उसकी वजह से पेशेंट की ये जो सेल्स है वो कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी हम डायग्राम के अंदर देख रहे थे। तो ये सीक्वेंसिंग कैसे होती है, ये डीएनए के लेवल पे या कैंसरियस सेल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए ये फ्लो चार्ट आपका दिखाया गया है कि जैसे ही आपकी बॉडी एनवायरनमेंट के अंदर, हम जानते हैं बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, बहुत तरह की रेडिएशंस होती हैं, वायरस होते हैं, तो जब आप इन केमिकल्स, रेडिएशंस या वायरस के कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमारे डीएनए को डैमेज करेंगे। जो नॉर्मल सेल का डीएनए वो डैमेज होएगा, वो डैमेज होकर के, जैसा भी हमने कहा था, या तो वो रिपेयर हो जाए तो वो ओके, वेल एंड गुड। अगर रिपेयर नहीं होता है तो ये डीएनए जो है वो फेलियर हो जाता है रिपेयर के केस में। और जैसे ये फेलियर हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस के थ्रू यहाँ पे जीन्स में मॉडिफिकेशंस जो है या म्यूटेशन स्टार्ट हो गए और इसके जो जेनेटिक सिंड्रोम, एक तरह से इसका जो जीन्स है उनके अंदर म्यूटेशंस होएगा और सोमेटिक सेल्स का डेवलपमेंट होएगा। तो उसमें क्या होगा बेटा, जो ओनको जीन्स हैं उनका तो एक्टिवेशन हो गया, जो एंटी ओनको जीन्स हैं उनका इनएक्टिवेशन हो गया, और जो जीन्स हैं जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं वो भी अल्टीएट हो गए, मतलब उनमें चेंजेज हो गए। तो इसकी वजह से तो क्या होगा, इसमें जो एपोप्टोसिस है वो तो रिस्क कम हो जाएगी। एपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ। मान लो ये सेल जो नॉर्मल सेल थी वो डैमेज हो गई, वो डैमेज होकर के, ज्यादातर हमारी सेल जो ओल्ड हो जाती है वो डैमेज होकर के एपोप्टोसिस प्रोसेस अडॉप्ट कर करके क्या हो जाती हैं, सेल डेथ कर लेती हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो गया है। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि प्रो ओन्कोजिन्स की क्वांटिटी बढ़ गई है और एंटी ओन्कोजिन्स की क्वांटिटी इनएक्टिवेट हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ सेल प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और उसकी वजह से कैंसर डेवलप होएगा। तो इस सेल प्रोलिफरेशन जो अनरेगुलेटेड हो गया है उसकी वजह से क्लोनस एक्सपांशन होएगा, वो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ा देगा, साथ में एडिशनल म्यूटेशंस करेगा और ट्यूमर सेल का प्रोग्रेशन करेगा, जिससे मैलिग्नेंसी या कैंसर जो है वो डेवलप हो जाए। आ गया बेटा समझ में ये? यस सर। यस सर। तो अब इसके कई फैक्टर्स हैं, कई रिस्क हैं, जो कई स्टेप में आपका चलेगा कि कोई सेल कैंसरियस सेल्स में कैसे कन्वर्ट होती है, तो उसको कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला जो फैक्टर होएगा वो होएगा एक्सेसिव ऑटोनोमियस ग्रोथ। यदि किसी सेल के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है। दूसरा, जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं उनका रिफ्रैक्टराइजेशन हो गया है, उनकी क्वांटिटी कम हो गई है, तो इस वजह से देखो सेल ग्रोथ तो ज्यादा हो रही है और उसको इनहिबिट करने वाले फैक्टर्स कम हो गए। फिर जो सेल डेथ का अपोप्टोसिस प्रोग्राम है वो लॉस हो गया है, वो स्केप हो गया है।
या सेल जो है उसकी एजिंग है ना वो आपकी अवॉइड हो गई है, कंटिन्यू कैंसरियस सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे मेटास्टेसिस प्रोसेस इन्वेड हो गए हैं, उसका डीएनए डैमेज हो गया है, रिपेयर सिस्टम हैम्पर्ड हो गया है, और फाइनली वो ट्यूमर या हेट्रोजेनिसिटी के रिस्क फैक्टर्स के कांटेक्ट में आकर के है ना इसका जो माइक्रो आरएनए लेवल्स है उसमें भी इसका इम्पैक्ट हो गया है, उसमें म्यूटेशंस हो गए हैं और उसकी वजह से इस तरह की कैंसरियस सेल्स डेवलप होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इस पहले प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जब हमें कैंसर होता है तो क्या होता है, जैसे आपका सेल, जैसे सेल डिवीजन होता है तो हम कहते हैं कि ये मैं लेफ्ट में बना रहा हूँ बेटा, ये एक सेल से यहाँ पे दो सेल बनती हैं, ये नॉर्मल ग्रोथ एंड वो है ना। तो एक सेल से दो सेल्स बनेंगी जिसको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो एक सेल से दो सेल बनती हैं, उसमें अलग अलग फेजेज आती हैं, वो एकदम से एक से दो सेल नहीं बनती हैं। तो उसमें पहली जो फेज आती है ना, वो कैसे आती है बेटा, G1 फेज आती है। जैसे G2 फेज है, आपका सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले उसका आरएनए रेप्लिकेशन होएगा, वो आपका G2 फेज कहलाएगा। फिर उसमें मिटोटिक स्पिंडल्स बनेंगे, उसको हम एम फेज बोलेंगे, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, और फिर वो एस फेज से में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपकी सेल के जो मिटोटिक स्पिंडल्स बने हैं वो दो पार्ट में इस सेल को कन्वर्ट कर देंगे, वो एस फेज में आएगा। इस तरह से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये तो नॉर्मल ग्रोथ हो गई। अगर इस सेल्स में मल्टीप्लिकेशन लगातार होता रहेगा तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें कई फैक्टर्स हमारे इंपैक्ट करेंगे, इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, जैसे आरएएस फैक्टर्स, एमवाईसी फैक्टर्स, डीएनए डैमेज की वजह से P53 फैक्टर्स अभी हमने देखे थे, ठीक है, या CD4 सेल्स एंड CDDK सेल्स में चेंजेस आ गए हैं, या प्रोटीन्स NK4 में चेंजेस आ गए हैं, या P27 में चेंजेस आ गए हैं, तो उसकी वजह से जो सेल प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज हो जाएंगे, उससे एबनॉर्मल सेल डिविजन आपका या ग्रोथ आपका होएगा। तो आपको इन फैक्टर्स के नाम याद रखने हैं सिर्फ, कि किसकी वजह से हमारे को ट्यूमर हो रहा है या कैंसर हो रहा है। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फा, पीडीजीएफ बीटा, फाइब्रोजेनेटिक फैक्टर्स, हाई ग्रोथ फैक्टर्स, ये क्या काम करते हैं, ये जब इनका ओवर एक्सप्रेशन होएगा, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इनकी वजह से हमारे को कैंसर डेवलप होएगा। तो जैसे पीडीजीएफ बीटा फैक्टर की वजह से हमारे को सैरकोमा या इस तरह का गिलियोमास कैंसर हो सकता है। जब एफजीएफ फैक्टर्स बढ़ते हैं तो उसकी वजह से बोवल कैंसर हो सकता है या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर एचजीएफ फैक्टर्स बढ़ते हैं तो उस केस में हमारे को फोलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो सकता है। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स अगर ज्यादा एक्सप्रेस होंगे तो उसकी वजह से इस तरह के ओन्कोजिन्स एक्टिवेट होंगे, और ये ओन्कोजिन्स सर्टेन टाइप्स के कैंसर जो है वो डेवलप करें। तो कुछ फैक्टर ये हो गए। इसी तरह से जैसे ईजीएफ रिसेप्टर, सीकिट रिसेप्टर, आरकेटी रिसेप्टर, ये रिसेप्टर लेवल पे चेंजेज हो रहे थे, ये ग्रोथ फैक्टर लेवल पे चेंजेज हो रहे थे। तो जब इनका भी ओवर एक्सप्रेशन या एम्प्लीफिकेशन होएगा तो उसकी वजह से हमारे को कार्सिनोमा ऑफ लंग, ओवरी, स्टोमक, लंग कैंसर्स के रिस्क हमारे को बढ़ सकते हैं। तो ये रिसेप्टर लेवल पे चेंजेज हो गए, ये ग्रोथ फैक्टर लेवल पे चेंजेज हो गए। तीसरा जो म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से आपको कैंसर होता है, वो साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन, मतलब साइटोप्लाज्मिक में जो सिग्नल ट्रांसड्यूशन होता है प्रोटीन के थ्रू, उसमें चेंजेज हो गए। तो इसमें चेंजेस जैसे आपका जीटीपी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो बाउंड होते हैं, वो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते हैं।
अगर इस लेवल पे चेंजेज होएगा तो ट्रांसलोकेशन और एक्सप्रेशंस में चेंजेज होएगा, जिससे हमारे को ब्लड कैंसर या एक्यूट ल्यूकीमिया टाइप के कैंसर की रिस्क बढ़ जाएगी। फिर न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि न्यूक्लियस को चेंजेज करें, तो वहां ट्रांसलोकेशन और एम्प्लीफिकेशन चेंजेज होएगा, और इसकी वजह से हमारे को स्मॉल सेल लंग कैंसर हो सकता है ना, न्यूरोब्लास्टिमा इस तरह का, या लंग कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर आपकी सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स में चेंजेज होएगा तो उसकी वजह से भी हमारे को सर्टेन टाइप्स के कैंसर्स होंगे। इसमें भी ट्रांसलोकेशन, ओवर एक्सप्रेशन और एम्प्लीफिकेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। जैसे ग्रोथ फैक्टर का आपने लिख दिया, पीडीजीएफ बीटा की वजह से हमारे को सरकोमा डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ एसआईएस ओन्कोजिन्स का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है। रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर में जैसे आप कह सकते हो कि पर्टिकुलरली सी किट रिसेप्टर का एक्टिवेशन, उसमें म्यूटेशंस हो गया, जिसकी वजह से हमारे को सर्टेन टाइप्स के कैंसर डेवलप हो रहे हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स में चेंजेज होने की वजह से टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में चेंजेज हो गया है, उसकी वजह से हमें ब्लड कैंसर या एक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में हमारा ट्रांसलोकेशन और एम्प्लीफिकेशन में चेंजेज होकर के स्मॉल लंग कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ सर। तो आज हम इसको यहाँ खत्म करते हैं।